नमस्कार। तो सीधा सीधा शुरू करते हैं कि हम अब लास्ट जो एक महीना टाइम बचा है इससे हम क्या करें। जो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम 18 अगस्त से शुरू होने वाला है, इसमें आपके पास लगभग एक महीने है। तो एक महीने आपको करना क्या है, किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आपके पास टाइम कितना है। तो अगर देखा जाए तो आपके पास टाइम, अगर एग्ज़ाम स्टार्ट को देखा जाए तो केवल एक महीने है। लेकिन जब एग्ज़ाम शुरू होगा तो सभी का तो अचानक एक साथ होगा नहीं। जब ये एग्ज़ाम लगभग 2 महीने, सवा 2 महीने, जब 3 महीने चलेगा तो उसमें कुछ लोग का एग्ज़ाम शुरू होगा, कुछ लोग का मध्य में होगा, कुछ लोगों का सबसे लास्ट में होगा। तो इसमें तो अभी से अगर देखा जाए तो इसमें किसी को केवल एक महीना टाइम मिलेगा, किसी को 1.5 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 2.5 महीना, किसी को 3 महीना। जैसे जिसका एग्जाम रहेगा उसके हिसाब से इसको टाइम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर किसी को ये नहीं मालूम है कि मेरा एग्जाम कब होगा। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहली बात यही होनी चाहिए कि सभी को समझना चाहिए कि 18 तारीख को एग्जाम चालू है। अगर 18 अगस्त से, तो मेरा एग्जाम हो सकता है शुरू में ही हो। तो टारगेट ये होना चाहिए कि आपके पास एक महीने का समय है, ये मान के चलना चाहिए और उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। अब दूसरा हम ये देखेंगे मैंने कितने समय तैयारी की पूरी की। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं कितने समय तैयारी पूरी किया। जैसे आपके पास अभी एक महीना है, लेकिन मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था। मैं जब तैयारी शुरू किया तो मैं उसके पहले केवल 12वीं किया था। उसके बाद मैं कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम, कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम, कोई गवर्नमेंट फॉर्म में भरा ही नहीं था, किसी का एग्ज़ाम दिया ही नहीं था। रीजनिंग के बारे में मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था, मैथ में जो होता है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन जब रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा, जब रेलवे ग्रुप डी का जब एग्ज़ाम डेट जो था, जब मैंने तैयारी शुरू किया तो मैं तैयारी शुरू किया 5-6 अगस्त के आसपास तैयारी किया 2018 में। 5-6 अगस्त 2018 से मैंने तैयारी शुरू किया। लेकिन उस समय तक रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट नहीं आया था, लेकिन मैंने तैयारी शुरू कर दी। और जब एग्ज़ाम डेट आया तो वो शुरू हुआ एग्ज़ाम 16 सितंबर 2018 से। मैं तैयारी शुरू किया 5 अगस्त से और एग्ज़ाम का जो शुरू हो रहा है वो 16 सितंबर 2018 से। तो अगर देखा जाए तो यहाँ एक महीने का टाइम था। लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम हुआ तो 9 अक्टूबर को हुआ, तो इसीलिए मुझे 2 महीने टाइम मिल गया। मतलब मैं जब तैयारी शुरू किया उस समय से लेकर एग्ज़ाम शुरू होने की तारीख तक एक महीने का अंतर था, लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम हुआ तो 2 महीने का अंतर हुआ। तो इसी प्रकार से अभी आपके पास एक महीने का टाइम है, लेकिन अब जिस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से आपको उतना समय मिलेगा। तो जब मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था, आप मानिए ना मानिए कोई वो मतलब नहीं है, लेकिन मैं 12वीं बाद मेरा ये रेलवे ग्रुप डी का मेरा पहला फार्म था और पहले फार्म में ही मेरा हो गया। इसके साथ मैंने और से कई सारे फॉर्म भरे थे, लेकिन रेलवे ग्रुप डी के बाद भरा था। रेलवे ग्रुप डी के एप्लीकेशन के बाद मैंने वीडियो का भरा, एएलपी टेक्नीशियन का भरा, यूपी पुलिस का भरा, आरपीएफ कांस्टेबल का भरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी का भरा। तो इसमें से इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी में हो गया था, आरपीएफ कांस्टेबल में दौड़ के लिए नाम आ गया था, यूपी पुलिस में दौड़ के लिए नाम आ गया था, और एएलपी टेक्नीशियन में सीबीटी 2 में देने गया था, लेकिन सीबीटी 2 में मेरा नहीं हो पाया और वीडियो मेरा नहीं पाया। मतलब वीडियो और एएलपी मेरा नहीं हो पाया, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल में हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल में हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी में हुआ और रेलवे ग्रुप डी में हुआ। मतलब मैंने 6 फॉर्म भरा और 6 फार्म में 4 फार्म में मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन फाइनली मैं रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन किया, इसलिए क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से अच्छा रेलवे ग्रुप डी है। और आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं फिजिकली फिट नहीं था, क्योंकि फिजिकली मेरा हाइट जो था वो उतना नहीं था कि मैं जा सकूं। लेकिन मैंने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था कि जो देखते हैं कि मेरा हो पाएगा नहीं पाएगा। हालांकि मेरा आराम से रिटर्न हो गया था, लेकिन मुझे कोई एक जॉब लेना था और मुझे रेलवे मिल गया। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं है कि मैं रेलवे ग्रुप डी में, बल्कि मैं इस चीज़ का फख्र महसूस करता हूँ कि भाई मैं रेलवे ग्रुप डी में हूँ। मैं 9.5 साल की उम्र में रेलवे में आ गया, अभी 22 साल की उम्र है, लगभग 2.5 साल मुझे सर्विस करते भी हो गया। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे ऐसा भी नहीं था कि मैं रेलवे ग्रुप डी में, मुझे ऐसी कोई नहीं था। मैं खुश हूँ कि मैं अपने खर्च के साथ साथ अपने परिवार का भी खर्च वहन कर पा रहा हूँ और इसके साथ मैं पढ़ाई भी कर पा रहा हूँ। इस बात पे मुझे बहुत खुश है, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। हालांकि मेरे पास काफ़ी टाइम है, मैं आगे भी तैयारी कर सकता हूँ, तैयारी करूँगा। अच्छे फार्म की ऑफिसर लेवल तक की पद की आप तैयारी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। लेकिन अब करूँगा नहीं करूँगा मेरे ऊपर है, ये मेरा पर्सनल चॉइस है।
तो इस प्रकार से जब मैंने एक महीने में तैयारी किया तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग जो कि बहुत पहले का फॉर्म भरे होंगे, बहुत पहले से फॉर्म भरते आए होंगे, तो उन सबको गोली मारिए। आप इस एक महीना में कंटिन्यू डट के मुकाबला करिए, जो भी आपका सिलेक्शन होगा। अब हम आते हैं बाकी समय क्या करना है आपको। अब जो आपके पास मान लीजिए 1 महीने है, अब 1 महीने अगर आपके पास है तो 1 महीने का टारगेट अगर लेके चलते हैं तो अभी आप 3 साल देखते हैं धीमे धीमे बीत गया। 3 साल आपका जब एग्जाम, जब ये नोटिफिकेशन आया, धीमे 3 साल बीत गया। तो 3 साल में आपने जो पढ़ाई किया, कुछ तो पढ़ाई किए होंगे, आपका बेसिक तो पूरा हो ही गया होगा, बेसिक क्लियर हो गया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको आ गई होंगी। तो आप 1 महीने में अब उसी चीज़ को लेकर आप रिवाइज करिए, स्ट्रेटेजिक एक रणनीति बनाइए और आप जहाँ जहाँ वीक है वहाँ वहाँ मेहनत करिए। अक्सर हम लोगों से होता क्या है कि वीक सेक्शन पे हम लोग काम न करके जहाँ पर हम स्ट्रांग है, जहाँ मुझे आता है, बस वहीं पर मेहनत करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सिलेक्शन लेना है अगर, तो आपको हर एक पॉइंट पर मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब एक फिक्स होता है ना कि मुझे ये करना ही करना है, तो उसके लिए भाई देखिए ये चीज़ को अपनाना पड़ेगा। लेकिन अगर जब यहाँ पर ये किसी में भी हो जाए तब ये चीज़ नहीं अपनाना पड़ता है। लेकिन अब आपको जब यहाँ पर है कि रेलवे ग्रुप डी मुझे लेना ही लेना है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र खत्म हो रही होगी, या बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि बड़े बड़े ऑफिसर पद तक की एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, इन सभी का एग्जाम देने के बाद भी नहीं हो पाए, तो वो आखिरी उम्मीद रेलवे ग्रुप डी से लगाए हुए हैं, रेलवे एनटीपीसी से लगाए होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, तो इसलिए इस पर कंटिन्यू डट जाइए। तो ऐसे आपको तैयारी करना है। और मार्क टेस्ट में कितना तैयारी करना है? मार्क टेस्ट जो है आपको 1 महीने में ज़बरदस्त लगाना है। आपको कम से कम एक तो लगाना ही है, कम से कम। अगर आपके पास कोई काम नहीं, केवल पढ़ाई करना है, केवल तैयारी करना है, तो आप जितना हो सके उतना मार्क टेस्ट लगाइए। और मार्क टेस्ट लगाने के साथ आप ये देखिए कितने टाइम में आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितना आपका गलत हो रहा है, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको वहाँ गलत नहीं होना चाहिए। गलत तब भी हो जाता है, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि गलत कम से कम हो, जिससे आप बेहतर अंक ला पाएँ। तो मार्क टेस्ट में जहाँ पर आपको वीक लगेगा, मार्क टेस्ट दीजिए। इसमें आपको देख रहे हैं कि 100 में से मेरा 70 क्वेश्चन ही हो रहा है और बाकी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो उस पर आप मेहनत करिए। अगर हो सकता है 70 क्वेश्चन के इसमें 10 गलत भी हो गया, तो जो 10 गलत हुआ वो 10 कैसे गलत हुआ, कहाँ पर गलत हुआ, क्या उसमें कमियां थी, इस चीज़ को भी सुधारिए। देखिए आपको जब सिलेक्शन लेना है तो सुधारना भी आपको ही होगा, कोई और नहीं सुधारेगा। आपके माता पिता, दोस्त, भाई बहन आपके परीक्षा में बैठने नहीं जाएंगे, सुधार करने नहीं जाएंगे। सुधार करना है आपको, जॉब लेना है आपको, तो सुधार को आप अपनाइए, सुधार को अपनाना पड़ेगा। तो जब मार्क टेस्ट देते जाएंगे तो और उसे सुधार करते जाएंगे तो आपकी स्पीड भी बेहतर बनेगी, जहाँ पर कमियां हैं वो भी आपका सुधार होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। हम मानते हैं अगर आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन अगर आपको दिक्कत होती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है यार। शुरू में कोई भी काम शुरू करने पर अगर आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है ना, तो यहाँ पर लोग छोड़ देते हैं। और 90-95% लोग यही करते हैं, 98-99% लोग यही करते हैं कि शुरू में जब काम करते हैं, जब बेहतर परफॉर्मेंस नहीं होता, छोड़ देते हैं। और सफलता की निशानी यही होती है कि आप शुरू से लेकर अंत तक डटे रहिए। अब कितने का टारगेट लेकर चलें? 1,03,000 वैकेंसी इस समय है। पिछली बार जो वैकेंसी थी 62,000 वैकेंसी थी, इस बार 1,03,000 वैकेंसी है। जोन वाइज से मतलब नहीं है, कैटेगरी वाइज से मतलब नहीं है। मैं जनरल में मान के चलता हूँ, और इस पर भी ये नहीं कि यही कट ऑफ बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये सभी लोग किसी भी जोन से, किसी भी कैटेगरी से, ये समझ के चलिए। देखिए आपके ही हाथ में है। जो व्यक्ति, जो इंसान, जो स्टूडेंट 90 नंबर लाता है, तो वो भी कैसे लाता है? वो पढ़ाई करता है। तो वैसे आप भी लाइए। हालांकि सब उतना नहीं ले सकते हैं, लेकिन इतना तो है कि 70+ तो आप टारगेट लेकर चलिए। 70+, ये समझिए कि मेरा जो रॉ मार्क्स है वो 70+ में होना चाहिए। 70+ जब रॉ मार्क्स में बिना गलती का, तो नॉर्मलाइज मार्क होकर और बढ़ जाएगा। तो इससे आपके जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है 100%, लेकिन 70+ लेकर चलेंगे आप तब। इसके बाद देखिए रीजनिंग में क्या पढ़े। अब रीजनिंग में देखेंगे तो आपका लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग है। जो भी रीजनिंग है आपका, वर्बल, नॉन वर्बल देखा जाए, और लॉजिकल एनालिटिकल है। तो लॉजिकल एनालिटिकल से इस समय ग्रुप डी में काफ़ी सारा पूछते हैं। जैसे न्याय निगमन में, जैसे कि कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ घोड़े बकरी हैं, कुछ बकरी शेर हैं।
तो वेन डायग्राम बनाकर आपको इसमें निष्कर्ष निकालना होगा। कथन और कार्यवाही, कथन और पूर्वधारणा, कथन और निष्कर्ष, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इसमें गलतियां लोगों से हो ही जाती है। और देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैथ और रीजनिंग के बेस पर ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रयास करिए कि अधिक से अधिक सुधार करें, अधिक से अधिक एक्यूरेसी आए। और मैथ में आपका जो भी है, जहाँ भी आपको वीक लगता है, एलसीएम, एचसीएम, परसेंटेज, फ्रैक्शन हो, कार्य और समय हो, दिशा और आपका ब्लड रिलेशन हो, अनुपात समानुपात हो, कहीं से भी हो, किसी भी चैप्टर से हो, जो वीक है उस पर फोकस करिए। और जनरल साइंस में आपको केमिस्ट्री से आता है, फिजिक्स से आता है और बायोलॉजी से आता है। तो इसे भी आप लुसेंट से अगर पढ़ लेंगे तो आपका बहुत चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके सिवाय स्पीडी का भी आता है, उससे भी आप कवर कर सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस, देखिए भाई, जनरल अवेयरनेस कितना भी पढ़ लेंगे ना, 20 क्वेश्चन इसमें आएगा, लेकिन आप 10 क्वेश्चन अगर ला दिए ना तो भाई आप तो जनरल अवेयरनेस के शेर हैं। आपको जनरल अवेयरनेस का शेर कहा जाएगा, जनरल नॉलेज का शेर कहा जाएगा। जनरल नॉलेज में आपको महारत हासिल है, क्योंकि जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर का जो एरिया है बहुत ब्रॉड है। इतना ब्रॉड है कि लोग 20 में से 15-16 भी नहीं कर पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि इसे कर पाते हैं। तो भाई जनरल अवेयरनेस में अगर आप 20 में से 10 लाते हैं तो बहुत अच्छा है। उससे ज़्यादा करने का प्रयत्न करिए, क्योंकि उससे ज़्यादा कितना भी करेंगे ना, आपको जनरल अवेयरनेस से फ़ायदा होगा नहीं। अधिक मेहनत करना है तो रीजनिंग और मैथ पे करिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ को मिलाकर ही 55 नंबर होंगे। और इसी पर अधिक मेहनत करिए, जैसे 55 में 55 तो इसी में आ जाए। 55 में 55 नहीं आएगा, क्योंकि भाई मैं कह रहा हूँ, कहना आसान है ना, तो करना मुश्किल होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन 50 तो लाइए कम से कम, अच्छा हो जाएगा। मैं खुद 84 अटेम्प्ट किया था, मेरा 12 गलत हो गया था, तो होता है। और वीक सेक्शन पर कैसे ध्यान, देखिए वीक सेक्शन पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। ये जो था ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट के ऊपर, कि जो चीज़ स्ट्रांग है, जैसे मुझे मालूम है कि मैं एलसीएम एचसीएम मुझे बहुत अच्छा आता है, तो फिर बार बार मेरा ध्यान वहीं पर आएगा कि इसे रिवाइज करें। वहीं देखता हूँ कि मुझे ब्लड रिलेशन नहीं आता है, तब भी मैं ब्लड रिलेशन पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ। तो ये बहुत बड़ी कमी होती है। सिलेक्शन लेना है तो जो वीक सेक्शन है उस पर भी फोकस करना चाहिए, उस पर भी काम करना चाहिए। और जब ये सब चीज़ें अपनाएंगे तब जाकर आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे रेलवे ग्रुप डी में, और आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। और जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो उसके बाद से लेकर आप ज्वाइनिंग तक निश्चिंत रहेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 70+ का टारगेट होना चाहिए, 70 से कम नहीं, 70+ का टारगेट। आप 100% सिलेक्शन की राह पर होंगे 70+ पे। अब अगर सिलेक्शन की राह जैसे आप 70+ जैसे कमाएंगे, वैसे वैसे आपकी संभावना कम रहेगी। तो 100% संभावना करना है तो 70+ लेकर चलिए। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा, अगर और किसी टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं एक नए वीडियो के साथ और बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो लाऊंगा, और आप देखेंगे वीडियो तो मज़ा आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं रेलवे के बारे में तमाम सारी जानकारियाँ इस चैनल पे अवेलेबल कराता रहूँगा। नमस्कार।